नमस्कार साथियों, हम एक और वीडियो के साथ में इस चैप्टर से जुड़ने वाले हैं। अभी तक हमने 2 वीडियो लेक्चर कर लिए हैं और लगभग हमने 70% इस पूरे पार्ट को पढ़ लिया है। अब अपन लगभग ये लास्ट वीडियो रहेगा और अगर बच गया तो एक छोटा वीडियो और बन जाएगा, तो लगभग 3 से 4 वीडियो में अपना पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद अपना एमसीक्यू बेच रहेगा या एक वीडियो मल्टीपल चॉइस जिसको कहते हैं अपन, या वस्तुनिष्ठ प्रश्न के ऊपर अपन वीडियो बनाएंगे। चलिए, समय को जाया नहीं करते हुए सभी विद्यार्थी 12वीं कक्षा से जो भी पढ़ रहे हैं और जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप अग्रिम आगे जो भी परीक्षाएं आने वाली है उसमें अच्छे अंक प्राप्त करें। और हम इस पार्ट से पुनः जुड़ने वाले हैं। देखिएगा, हमने इस पार्ट में क्या क्या देख लिया है उसको एक बार वापस रिकैप कर लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे अपन, ईंटें, मनके तथा अस्थियां, जिसमें हमने देख लिया था कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो शहर के बारे में देखा, हड़प्पा के बारे में देखा, मोहनजोदड़ो जो उसकी शहर की जो संरचना है, निचला शहर, दुर्ग के बारे में, स्नानागार के बारे में देखा, भवन निर्माण के बारे में देखा, वास्तुशिल्प के बारे में देखा, गलियों के नालों के बारे में देखा। विविध प्रकार के तथ्य देखते हुए हम आज इसी कड़ी में व्यापार से संबंधित कुछ बातें करेंगे कि नाप तोल के लिए किस प्रकार से वो बाट का प्रयोग करते थे, या फिर व्यापार में मुद्रा का प्रचलन कैसा था, मुहरों का प्रयोग, मुद्रा और मुहर में क्या अंतर होता है। और इसके बाद में अपन इस अध्याय के माध्यम से और जो कुछ मोटी मोटी चीजें हैं, कनिंगम पुरातत्वविद के बारे में पढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब किसने की, कैसे हुई, और इसको वर्तमान से जोड़ते हुए अपन बात करेंगे और इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ। ये इस पूरे चैप्टर का बायोडाटा है जो अपन एक एक करके पढ़ते रहेंगे। चलिए हम जुड़ते हैं, आगे बात करेंगे। देखिएगा, मुहर लिपि तथा बाट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आराम से पढ़ेंगे, आप भी आसानी से इसको समझेंगे। मुझे आशा है कि आप अच्छे तरीके से समझेंगे इस वीडियो को। ठीक है, अपन बात करेंगे मुहर लिपि तथा बाट के बारे में। देखिए, सबसे पहले मैं 2 चीजों के बारे में बता देता हूं आपको। एक तो होती है मुद्रा और एक होती है मुहर। मुहर और मुद्रा में क्या अंतर होता है? मुद्रा कोई भी माल खरीद रहे हैं, वस्तु विनिमय करने में, खरीदने में, बेचने में जिसका प्रयोग किया जाता है उसे अपन क्या कहते हैं? मुद्रा कहते हैं। मुहर उस माल की वास्तविकता, असली नकली है या नहीं, या एक माल को दूसरी जगह पर पहुंचाना है तो उस कंपनी का लोगो लगा करके पहुंचाया जाएगा, तो वो मुहर अलग होती है। ठीक है, तो ये माल खरीदने में, बेचने में जब मार्केट में प्रयोग में ली जाती है। और मुहर किसी भी माल की वास्तविकता जांच करने के लिए ऊपर सील लगाई जाती है। ठीक है, इसे अपन सिक्का कह सकते हैं, इसे अपन सील कह सकते हैं। ठीक है, और लिपि की बात करेंगे कि हड़प्पा की लिपि कैसी थी, पढ़ी जा सके कि नहीं सकी अभी तक। ठीक है, उसके अलावा बाट के बारे में पढ़ेंगे कि तोलने के लिए किन किन चीजों का ये प्रयोग करते थे। चलिए, सबसे पहले बात करेंगे अपन मुहरे एवं मुद्रांकन के बारे में। ठीक है, चलिए मुहरे एवं मुद्रांकन की बात करते हैं अपन। मुहरों और मुद्रांकन का प्रयोग लंबी दूरी से संपर्क हेतु सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। अभी बात की हमने, लंबी दूरी के लिए कोई भी माल पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, लंबी दूरी के लिए कोई भी माल पहुंचाया जा रहा है तो उसके लिए मुहर और मुद्रांकनों का प्रयोग किया जाएगा। चलिए, कल्पना कीजिए कि सामान से भरा एक थैला एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा गया। उसका मुख रस्सी से बांधा गया, घाट पर थोड़ी गीली मिट्टी जमा कर एक या अधिक मोहरों को दबाया गया। ठीक है, ऊपर मोहर दबाई गई जिससे मिट्टी पर मोहर की छाप पड़ गई। यदि इस थैले के अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने तक मुद्रांकन अक्षुण्य यानी कि नहीं मिटना रहा, तो इसका अर्थ यह है कि थैले के साथ किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं की गई। मुद्रांकन से प्रेषक की पहचान का भी पता चलता है। देखिएगा कि यह है कि कोई भी माल एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाया जा रहा है तो उसको बांधा जाता था, उसके ऊपर कुछ मिट्टी का लेप लगाया जाता था और मोहर से ठप्पा लगाया जाता था। और जब वो माल दूसरी जगह पहुंचता था और वो ठप्पा या सील या मुहर बिल्कुल सही दिखती थी, अक्षुण्य यानी कि कोई मतलब वो खराब नहीं दिखती थी, तो मतलब समझ जाना है कि वो माल सही पहुंचा है। और अगर वो सील टूटी हुई है तो समझ जाना है कि वो माल बिखरा हुआ है। तो मुहर एक प्रकार से बहुत ही अच्छा साधन कह सकते हैं अपन। ठीक है, सील लगाना। तो मुझे आशा है कि आपको ये मुहर और मुद्रा के बारे में समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं अपन। अब अपन हड़प्पाई लिपि के बारे में बात करते हैं।
देखिएगा, रहस्यमयी लिपि। लिपि रहस्यमयी क्यों कहा जाता है? क्योंकि विद्वान आज दिन तक इसे पढ़ने में नाकाम भी कह सकते हैं और ये लिपि अभी तक किसी के समझ में भी नहीं आई है, इसलिए इसे रहस्यमयी कहते हैं। चलिए सामान्यतः इसको पढ़ते हैं अपन। सामान्यतः हड़प्पाई मुहरों पर एक पंक्ति में कुछ लिखा है जो संभवतः मालिक के नाम व पदवी को दर्शाता है। ठीक है, हड़प्पाई मुहर मिली है, उसके ऊपर एक पंक्ति में कुछ लिखा जिस पर मालिक या किसी की पदवी के बारे में दर्शाता है, लेकिन वो वास्तविक ज्ञात नहीं हुआ है कि वो कोई नाम लिखा हुआ है या नहीं है। ठीक है, विद्वानों ने यह सुझाव दिया है कि इन पर बना चित्र आमतौर पर एक जानवर अनपढ़ लोगों को सांकेतिक रूप से इसका अर्थ बताता है। देखिए, किसी मुहर पर तो कुछ मुद्रा पर कुछ लिखा हुआ होता था, लेकिन किसी मुद्रा पर कुछ लिखा हुआ नहीं होता था, तो जानवरों के चित्र होते थे। तो जानवरों का चित्र होता था तो वो अनपढ़ होता था ना, तो भी पता लगा लेता कि ये मुहर का इसका मूल्य कितना होगा। कोई जैसे छोटा जानवर का चित्र होगा तो उसका मूल्य कम होगा, बड़ा जानवर होगा तो उसका मूल्य ज्यादा होगा। इस प्रकार से अधिकांशतः अभिलेख संक्षिप्त है। सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह हैं। ठीक है, कुछ लंबे अभिलेख वाले भी मुद्राएं मिली हैं और कुछ संक्षिप्त वाली भी हैं। ठीक है, हालांकि यह लिपि आज दिन तक पढ़ी जा नहीं सकी है। प्रश्न बनता है, हड़प्पाई जो लिपि है रहस्यमय क्यों है? क्योंकि आज दिन तक उसको पढ़ा नहीं जा सका है। अब उसको लिखने का तरीका भी देखिए, निश्चित रूप से यह वर्णमालीय, जहां प्रत्येक चिन्ह एक स्वर अथवा व्यंजन को दर्शाते हैं, नहीं थी, है ना? वर्णमाला नहीं थी, एक मतलब क्रमबद्ध वर्णमाला। ठीक है, क्योंकि इसमें चिन्हों की संख्या कहीं अधिक है, लगभग 375 से 400 के बीच में। देखिए, वर्णमाला का मतलब होता है क्रम, तो एक हिसाब से देखा जाए इनके वर्णमाला में कोई क्रम नहीं था, तो इसको पढ़ने में थोड़ी सी नाकामी है। प्लस इसमें कुछ चिन्हों को भी देखने को मिला, चिन्हों की संख्या ज्यादा है, लगभग 375 से 400 के बीच में चिन्हों की संख्या है। तो मतलब एक तो वर्ण न होकर के चिन्ह होना, तो ये थोड़ा सा क्या है कि समझ से बाहर हो गया। ठीक है, ऐसा प्रतीत होता है कि यह लिपि दाई से बाई ओर लिखी जाती थी। इंपॉर्टेंट, एक नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा कि हड़प्पाई लिपि कैसे लिखी जाती थी, तो दाई से बाई की तरफ। ठीक है, चलिए, क्योंकि कुछ मुहरों पर दाई और चौड़ा अंतराल है और कुछ और बाई और संकुचित है, एक तरफ चौड़ा है एक तरफ संकुचित है। तो आपका सीधा उत्तर होगा कि जो हड़प्पाई लिपि है, हड़प्पाई लिपि का तो पता ही होगा, लिपि किसे कहते हैं? लिपि का मतलब किसी भी भाषा को लिखने का ढंग या तरीका, प्रस्तुत करने का तरीका। क्योंकि कैसी थी? रहस्यमयी है, क्योंकि पढ़ नहीं सके अभी तक इसको। ठीक है, साथ ही साथ दाई से क्या लिखा हुआ है? दाएं से बाएं। ठीक है, उल्टी कह सकते हैं, दाया दाया बाया, तो उल्टी लिखी जाती थी। ठीक है, इसलिए चलिए, तो लिपि के लिए प्रश्न सीधा बनेगा कि हड़प्पाई लिपि के बारे में लिखिए। 2 नंबर का प्रश्न बनेगा, आप क्या लिखोगे? हड़प्पाई लिपि रहस्यमय लिपि है जिसे आज दिन तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसमें वर्णमाला की जगह पर चिन्हों का प्रयोग ज्यादा किया गया है। ये चिन्ह लगभग 375-400 के आसपास मिलते हैं। ठीक है, उसके अलावा इस लिपि को दाई से बाई ओर लिखी जाती है। ठीक है, तो ये आपका 2 नंबर का प्रश्न अगर पूछा जाता है लिपि से संबंधित, तो आप इसका जवाब इस प्रकार से दोगे। मुझे आशा है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं बाट के बारे में। ठीक है, इनके बाट कैसे थे? बाट का मतलब जानते हो आप? तोड़ने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता था। विनियम देखिएगा, विनियम बाटों की एक सूक्ष्म या परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित थे। ये बाट सामान्यतः चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। आमतौर पर ये किसी तरह निशान से रहित घनाकार होते थे। देखिएगा, अब इसको समझते हैं अपन। सबसे पहले विनियम के लिए, विनियम का मतलब कोई भी माल खरीदने बेचने के लिए, उसको तोलने के लिए बाटों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, आगे सूक्ष्म या परिशुद्ध प्रणाली थी। ये बाट सामान्यतः चर्ट नामक पत्थर से। प्रश्न आएगा कि हड़प्पा सभ्यता में जो बाट बनाए जाते थे वो कौन से पत्थर से बनाए जाते थे? तो कौन से पत्थर से बनाए जाते थे? चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। और आमतौर पर किसी भी तरह के निशान से रहित, मतलब ऊपर निशान नहीं था, उनका आकार था। ठीक है, और ये आकार कैसा है? घनाकार। कौन सा है? घनाकार। ठीक है, घन के आकार। जैसे घन देखा होगा ना आपने, मैथ्स में पढ़ा होगा। मैथ्स में अपना हाथ तो थोड़ा तंग रहता है, इस प्रकार का है ना घनाकार आकृति का बाट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए बाट से संबंधित और बात करते हैं अपन। ये बाट से संबंधित और कुछ तथ्य लिखे हुए हैं। इन बाटों के निचले मानदंड, है ना,
द्विआधारी है, जैसे 1, 2, 4, 8, 16, 32 ये लगा करके 12,800। देखिए अब अपन कहते हैं ना कि हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुत ही मतलब प्राचीन सभ्यता के हैं ये, लेकिन नहीं, उनके देखिए मापतोल की जानकारी कितनी थी और कितने तक बाट की संख्या है। जैसे 1 है, 1 किलो हो गया, फिर 2 किलो का है, फिर 4 किलो का है, फिर 8 किलो का है, फिर 16 किलो का है, फिर 32 किलो का है। तो आराम से जैसे अब 3 किलो का तोलना है तो 2 और 3 को साथ में रख देंगे, अगर 6 किलो का तोलना है तो 4 और 2 को तोल देंगे, 7 का तोलना है तो इन तीनों को जोड़ करके। तो बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने बाट को बनाया था, ठीक है। जबकि ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली के अनुसार करते थे, मतलब दशमलव प्रणाली भी थी इन बाटों में, ठीक है। छोटे बाटों का प्रयोग संभवतः आभूषणों और मनकों को तोड़ने के लिए किया जाता था, जो धातु से बने तराजू में पलड़े में मिले हैं। देखिएगा अभी भी अपन सुनार की दुकान पे जाते हैं ना तो बहुत छोटे छोटे बाट देखने को मिलते हैं, क्योंकि जैसे आप सोना लेने जाते हो, सोना 1 किलो तो ले नहीं सकते। 1 किलो सोना लेने के लिए मतलब आप समझो 30-40 लाख रुपए चाहिए आज, तो ले ही नहीं सकते, कहां से लेवे। 10 ग्राम के भी आज लगभग 10 ग्राम के 1 लाख रुपए, तो वो तो 1 करोड़ का मामला हो गया भाई साहब, है ना। तो अब बिल्कुल छोटे छोटे बाट देखने को मिलेंगे आपको सोने के पास में, ठीक है। तो यहां पर भी देखिए हड़प्पा सभ्यता में भी जो छोटे बाट मिले हैं वो किसको तोड़ने के लिए प्रयोग में किए जाते थे, आभूषण और मणके। मणके और आभूषण बहुत ही महंगी चीज है, ठीक है। तो बाटों का प्रयोग समझ में आ गया आपको कि बाट का प्रयोग कैसे क्या किया जाता था। देखिए वापस समझ लेते हैं एक बार। बाट विनिमय का एक नियंत्रित साधन कह सकते हैं, सामान्यतः चर्ट पत्थर से बनाया जाता था, ठीक है। और ये घनाकार होते थे। इनकी अगर देखा जाए मानदंड पूछा जाए, मानदंड दशमलव आधारित भी था ऊपर वाला, और निचला भाग 1, 2, 3, 1, 2, 4, 8, 16, 32 इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। बाटों का छोटे छोटे बाटों का प्रयोग है ना जो आभूषण या मन के तोड़ने के लिए किया जाता था। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जो 4 टॉपिक रहेंगे इस पार्ट में वो थोड़े से जटिल रहेंगे, आपको थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा कि किस प्रकार से चलेगा ये, ठीक है। अपन बात करेंगे प्राचीन सत्ता के बारे में। चलिए देखिए प्राचीन सत्ता की बात करेंगे। इसमें सत्ता का मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार वगैरह सब करते थे, तो इनके ऊपर नियंत्रण भी रहता था। अब वो नियंत्रण का वास्तविक पता हमें चला है या नहीं, वो इस माध्यम से अपन बात करेंगे। चलिएगा हड़प्पाई समाज जटिल फैसले लेने, उन्हें कार्यान्वित करने के संकेत मिलते हैं। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जटिल फैसले लिए जाते थे, क्योंकि ये इतने उच्च स्तर पर व्यापार वगैरह करते थे तो फैसले तो जटिल लेने ही थे, ठीक है। उदाहरण के लिए हड़प्पाई पुरा वस्तुओं में असाधारण एक रूपता को ही ले, जैसा कि मृदभांड, मुहर, बाट, ईंट स्पष्ट है कि इनका एक व्यवस्थित क्रम में मिलना, अच्छे तरीके से सुनियोजित तरीके से बनना, तो मतलब ये किसी न किसी के निर्देशन में ही बने होंगे, वरना ये संभव नहीं है। जैसे मृदभांड या मुहर बनाइए, अब मुहर बनाइए तो सामान्य लोगों ने तो बना ही नहीं है, मतलब कोई समूह रहा होगा तब जाकर के वो मुहर बनी है। मतलब इनके ऊपर सत्ता या फिर शासक वर्ग या कुछ लोगों का इनके ऊपर शासन कह सकते हैं अपन। महत्वपूर्ण बात यह है कि ईंटें जिनका उत्पादन स्पष्ट रूप से किसी एक केंद्र पर नहीं होता था, जम्मू से गुजरात तक पूरे क्षेत्र में समान अनुपात की ईंटें, यानी कि जम्मू कश्मीर से लगा करके गुजरात तक, इधर अफगानिस्तान पाकिस्तान से लगा करके उत्तर प्रदेश तक, इन सभी जगह से जहां से भी ईंटें प्राप्त हुई है उनका आकार, रंग, रूप वगैरह सब एक जैसा है। तो मतलब सभी जगह पर एक समानता मिलना, इसका मतलब यह है कि इनके ऊपर सत्ता या किसी न किसी का नियंत्रण जरूर रहा होगा, तब जाकर के ये चीजें वहां पर मिली है। इसके अतिरिक्त ईंट बनाने और विशाल दीवारों तथा चबूतरों के निर्माण के लिए श्रम संगठित किया गया था। यानी कि ईंटें बनाने के लिए या विशाल दीवारें बनाई गई है, दुर्गों को घेरा गया है, तो इसके लिए विशाल श्रमिकों की जरूरत भी पड़ी है। और श्रमिकों की जरूरत पड़ी है मतलब वो किसी न किसी के अंडर में या निर्देशन में ही उन्होंने वो कार्य किया होगा। अब जैसे मोहनजोदड़ो नगर है, निचला शहर भी दीवार से घेरा गया है और दुर्ग भी दीवार से घेरा गया है। तो अब इतनी बड़ी दीवार बनाने के लिए किसी न किसी का निर्देशन तो प्राप्त हुआ होगा जरूर। तो अपन बात कर सकते हैं कि सत्ता, यानी कि इनके ऊपर किसी न किसी का नियंत्रण जरूर था, ठीक है। इन सभी क्रियाकलापों को कौन संगठित करता था, ये क्वेश्चन मार्क लगाया। तो अपन बात करते हैं अपन कि हड़प्पा सभ्यता में जो सत्ता कह सकते हैं, तो उनके ऊपर नियंत्रण कौन रखता था, तो उनके बारे में भी कुछ अपने को साक्ष्य मिले हैं।
देखिए वास्तविक चीज कोई नहीं कह सकता कि राजा होता ही था और राजा के नीचे व्यक्ति होते थे, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ मिला ही नहीं है। और मिला भी है तो उसको पढ़ नहीं पाए अपन, तो बता ही नहीं सकते कि हड़प्पा सभ्यता में राजा होता था या नहीं होता था वगैरह, वो सारी चीजें बहुत सारी हैं। चलिए बात करते हैं अपन प्रासाद तथा शासक। प्रासाद का मतलब होता है भवन, है ना, इनके रहने, और शासक कौन थे, ऐसी बात भी इसके बारे में बात करते हैं। पुरातत्वविदों ने मोहनजोदड़ो में मिले एक विशाल भवन को एक प्रासाद की संज्ञा दी है। देखिए पुरातत्वविदों ने मोहनजोदड़ो में एक विशाल भवन मिला है जिसे किसकी संज्ञा दी है, प्रासाद। प्रासाद का मतलब राजा का भवन, कि मतलब इतना बड़ा भवन है तो मतलब फिक्स है कि राजा रहता होगा या राजा के साथ में उसका पूरा परिवार निवास करता होगा। परंतु इससे संबंध कोई भव्य वस्तुएं नहीं मिली। मतलब देखिए घर तो मिला है लेकिन अंदर कोई भव्य वस्तुएं नहीं मिली है, तो अपन अनुमान कैसे लगाएं? अगर वो राजा का ही घर होता तो उसमें व्यवस्थित तरीके के मर्दभांड मिलते, कीमती वस्तुएं मिलती, तब अपन समझते कि ये राजा का घर है। सभी घरों से समान वस्तुएं मिली है, लगभग क्वालिटी लगभग समान है, तो अपन ये नहीं कह सकते कि ये राजा का घर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक पत्थर की मूर्ति जो पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है, एक पत्थर की मूर्ति मिली है जिसे पुरोहित राजा की मतलब दर्जा दिया है। यह नाम आज भी प्रचलित है, आज भी उसका यही नाम है, कोई मतलब साक्ष्य और मिले ही नहीं है तो उसका नाम चेंज करके कैसे करें? ऐसा इसलिए क्योंकि पुरातत्वविद मेसोपोटामिया के इतिहास तथा वहां के पुरोहित राजाओं से परिचित थे। यानी कि मेसोपोटामिया में पुरोहित राजा होता था, राजाओं के वगैरह वहां की लिपि पड़ी गई तो वहां पर पता चल गया। तो अब हड़प्पा सभ्यता भी उसी के समकक्ष है, अब उसी के समकक्ष है, मूर्ति भी वैसी मिली है, तो अपन अनुमान लगा करके कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया में जो मूर्ति मिली है वो पुरोहित राजा ज्ञात हो चुकी है। तो अब हड़प्पा सभ्यता से भी मूर्ति मिली है तो उसको मान लिया कि ये भी पुरोहित राजा की ही मूर्ति है, लेकिन वास्तव में ऐसा कोई मतलब लिखित साक्ष्य या कोई साक्ष्य नहीं मिला कि पुरोहित राजा है। ठीक है, यही समानताएं उन्हें सिंधु क्षेत्र से भी ढूंढी है। कुछ पुरातत्वविद इस मत के हैं कि हड़प्पाई समाज में शासक नहीं थे। कुछ पुरातत्वविद ये भी कहते हैं कि हड़प्पा में शासक नहीं थे, सभी की सामाजिक स्थिति समान थी। दूसरे पुरातत्वविद ये भी मानते हैं यहां कोई एक शासक नहीं बल्कि अनेक शासक थे, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि में अपने अलग अलग राजा होते थे। देखिए पुरातत्वविदों में भी भेद है, क्योंकि भाई पढ़ा नहीं जा सकी, कोई चीज पढ़ नहीं सके अपन, है ना, तो अब भेद तो हो गई होगा। कुछ पुरातत्वविद कहते हैं कि राजा है, कुछ कहता है कि एक भी राजा नहीं है, कुछ कहता है कि अलग अलग राजा है। ठीक है, तो इस प्रकार से अलग अलग मत हैं। तो प्रसाद और शासक के बीच में अगर प्रश्न आ जाए कि हड़प्पा के शासक या प्रसादों के बारे में वर्णन कीजिए, तो एक विशाल भवन मिला है जिसे लोगों ने प्रसाद की संज्ञा दी है, वास्तव में वहां से कोई कीमती चीज नहीं मिली है। ठीक है, और विद्वानों के अलग अलग है कि एक मूर्ति मिली है जिसे पुरोहित राजा का दर्जा दे दिया है क्योंकि वो मेसोपोटामिया के जैसी मिली इसलिए। प्लस कुछ पुरातत्वविद कहते हैं कि यहाँ कोई शासक नहीं था, कुछ पुरातत्वविद कहते हैं कि यहाँ पर अनेक शासक होते थे। तो अलग अलग संज्ञाएं अलग अलग व्यक्तियों द्वारा दी गई हैं। लेकिन जब ये लिपि पढ़ी जाएगी, पढ़ी भी जा सकती है ना, कोई ऐसा विद्वान मिल जाए आज, है ना, तो आप भी पढ़ सकते हो। आप 12वीं पास करने के बाद में जाना कभी मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, बनावली वगैरह, छोड़ तो गई, चंद्रहुदड़ो, बहुत सारे स्थान देख के आना कभी। अब पढ़ने में आ जाए तो पढ़ लेना। बाहुबली में जो वो इनको भूत जैसा राक्षस बोलता है ना, उस प्रकार की लैंग्वेज है कोई। ठीक है, पढ़ने में आ जाए तो कभी बता देना, अपन भी चलेंगे साथ में। चलिएगा, अब आ गए हैं अपन सभ्यता के अंतिम छोर पर, सभ्यता का अंत। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां से निबंधात्मक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ, कारण पर विवेचना कीजिए। ठीक है, इसके ऊपर चर्चा करते हैं अपन। चलिए, हड़प्पा सभ्यता से अंत से संबंधित प्रश्न अक्सर आएगा, ध्यान से समझना आप आराम से। ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनके अनुसार लगभग 1800 ईसा पूर्व तक चोलिस्तान, पाकिस्तान जैसे क्षेत्रों में अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया था। ठीक है, देखिए अब सभ्यता का अंत कब शुरू हो गया था? 1800 ईसा पूर्व। सभ्यता का कार्यकाल क्या है? 2600 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, मतलब समाप्ति कब हो रही है? 1800 ईसा पूर्व में अधिकांश लोगों ने हड़प्पा के स्थलों को त्यागना शुरू कर दिया। अब वो त्याग क्यों त्याग त्यागे? मतलब कुछ ना कुछ कारण तो रहा होगा ना उसका, उसकी बात करते हैं अपन। इसके साथ ही गुजरात, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नई बस्तियों में आबादी बढ़ने लग गई। ठीक है, धीरे धीरे हड़प्पा के लोग हड़प्पा सभ्यता के आसपास के क्षेत्रों से
उठ गए और धीरे धीरे कहां बसने शुरू हो गए, गंगा नदी या यमुना नदी के दोआब क्षेत्र के आसपास आकर के रहना शुरू हो गए थे। ठीक है, आवास निर्माण की तकनीकों का हास हुआ तथा बड़ी सार्वजनिक संरचनाओं का निर्माण अब बंद हो गया था। ठीक है, धीरे धीरे बड़ी बड़ी जो संरचनाएं बन रही थी वो बंद हो गई। कुल मिलाकर पूरा वस्तुएं तथा बस्तियां इन संस्कृतियों में एक ग्रामीण जीवन शैली की ओर संकेत करती हैं। इन संस्कृतियों को उत्तर हड़प्पा अथवा अनुवर्ती संस्कृतियां कहा जाता है। देखिए धीरे धीरे क्या हो गया कि बड़ी बस्तियां समाप्त होने लगी, छोटी छोटी बस्तियां आने लगी। ठीक है, ग्रामीण जीवन शैली बढ़ती गई क्योंकि शहरी हड़प्पा सभ्यता शहरी सभ्यता थी जो धीरे धीरे ग्रामीण सभ्यता में कन्वर्ट होने लग गई। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं अपन, उत्तर हड़प्पा या अनुवर्ती हड़प्पा। प्रश्न आएगा, एक नंबर का प्रश्न बन सकता है कि अनुवर्ती हड़प्पा या उत्तर हड़प्पा किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा, आवास निर्माण की तकनीकों का ह्रास हुआ, बड़ी सार्वजनिक संरचनाओं का निर्माण बंद हो गया, कुल मिलाकर पूरा वस्तुएं तथा बस्तियां इन संस्कृतियों से धीरे धीरे ग्रामीण की ओर अग्रसर होने लगी। इसे ही उत्तर हड़प्पा या अनुवर्ती हड़प्पा कहा गया है। ठीक है, चलिए ये परिवर्तन कैसे हुए इस विषय में कई व्याख्याएं दी गई हैं कि मतलब ये परिवर्तन क्यों हुआ, लोग हड़प्पा से गंगा नदी की तरफ क्यों बढ़ने लगे या फिर उन जगहों को क्यों छोड़ा उन्होंने। ठीक है, अनेक विद्वानों ने अनेक व्याख्याएं दी। कुछ कहता है कि जलवायु परिवर्तन हो गए, कुछ कहते हैं कि वनों की कटाई है, अत्यधिक बाढ़ आने के कारण, नदियों के सूख जाने के कारण या नदियों के मार्ग बदल जाने के कारण, भूमि की अत्यधिक उपयोगिता के कारण। तो ये कुछ कारण बताए जाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं उन्होंने अपने स्थान को क्यों छोड़ा और या फिर इसका पतन क्यों हुआ। तो अलग अलग विद्वान अलग अलग मानते हैं, लेकिन यहां पर सारा कोटेशन एक करके लिखा है। जलवायु परिवर्तन, ठीक है, वनों की कटाई हो सकती है, अत्यधिक बाढ़ आ गई होगी तो वो लोग वहां से चले गए होंगे, नदियां सूख गई होगी तो पानी की कमी हो गई होगी, या फिर नदियों ने मार्ग बदल दिया अपना। ठीक है, भूमि का अत्यधिक उपयोग कर दिया तो धीरे धीरे भूमि समाप्त हो गई, तो अब उनको धीरे धीरे कहीं दूसरी ओर बढ़ना पड़ा। तो ये सारे कारण हो सकते हैं आपके हड़प्पा सभ्यता के अंत के। ठीक है, चलिए आगे और बात करते हैं अपन मुहरों लिपि। ये हो गया क्या, व्याख्याएं दी गई जिसमें, हाँ ठीक है। मुहरों लिपि विशिष्ट मनकों तथा मृद भांडों के लोप, मानकीकृत बाट प्रणाली के स्थान पर स्थानीय बाटों का प्रयोग, शहरों का पतन हो गया तथा परित्याग जैसे परिवर्तनों से इस तर्क को बल मिलता है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता धीरे धीरे बाट बनना है ना, मन के बनना, मृद भांड बनना कम हो गए, साथ ही साथ है ना धीरे धीरे इन शहरों का क्या हो गया, पतन होना शुरू हो गया, शहर पतन हो गए, लोगों ने परित्याग कर दिया। तो इसी को अपन पूरा परिवर्तन मानते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता का पूरा अंत माना जाता है। देखिए वापस बता रहा हूं मैं एक बार, हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ, बड़ा प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे क्यों हुआ, कारणों पर विवेचना कीजिए। तो आपका उत्तर क्या होगा कि लगभग 1800 ईसा पूर्व में चोलिस्तान जो पाकिस्तान में है ना, वहां से धीरे धीरे क्या कर दिया, लोगों ने विकसित हड़प्पा के जो स्थान है उनको छोड़ना शुरू कर दिया, उनसे वहां से उन्होंने पलायन शुरू कर दिया। साथ ही साथ ये लोग अब कहां आकर के बसने लगे, तो भारत में हरियाणा, गुजरात, पंजाब इस इलाके में आकर के बसने लगे। यहीं से आपकी वैदिक संस्कृति शुरू होगी। वैदिक संस्कृति जो आपके 16 महाजनपद पढ़ोगे आप नेक्स्ट चैप्टर में, तो वो सारे के सारे जनपद हड़प्पा सभ्यता की बात की है। तो है ना वैदिक सभ्यता में तो पढ़ेंगे पर गंगा नदी, यमुना नदी के दोआब क्षेत्र में लोहे की भी खोज हो जाएगी, तो इसलिए ये लोग इस तरफ आए थे। आवास निर्माण तकनीकों का ह्रास हुआ। ठीक है, संरचनाएं, बड़ी बड़ी संरचनाओं का निर्माण कम हो गया, इसी को है ना उत्तर हड़प्पा या अनुवर्ती हड़प्पा भी कहा जाता है। साथ ही साथ अब इसका हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, ये भी एक सामान्य से एक नंबर का प्रश्न आ जाए कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कोई 4 कारण लिखिए। तो क्या कारण लिखोगे आप? पहला कारण क्या रहेगा आपका कि जलवायु परिवर्तन, फिर अत्यधिक बाढ़, नदियों का सूख जाना वगैरह सारी चीजें इसमें आ जाएगी। तो मुझे आशा है कि आपको हड़प्पा सभ्यता की पतन के बारे में आप पूरे समझ गए होंगे। ठीक है, नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं चैप्टर वापस ले लूंगा। ठीक है, आपके लिए सब कुछ, लेकिन आपको सिर्फ पढ़ना है। हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आप हमारे लिए मेहनत करो। आप हमारे लिए कैसे मेहनत करोगे, इनको वीडियो को देख करके समझना है आपको। ठीक है, लास्ट में टेस्ट होगा, उसमें भी आप आराम से प्रश्नों को दीजिएगा, तो आपके भी है ना मनोबल भी बढ़ेगा साथ ही साथ। चलिए अब अपन बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज। जैसे खोज तो अपने को पहले देख ली थी,
कब से देख रहे कि हड़प्पा सभ्यता, इसको लाया कौन, इसकी खोज किसने की वगैरह, वो सारी चीज देखते हैं अपन। देखेगा हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में अब तक हमने हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण इस संदर्भ में किया है कि किस प्रकार पुरातत्वविदों ने भौतिक अवशेषों से प्राप्त साक्ष्यों के माध्यम से एक आकर्षक इतिहास के अलग अलग अंशों को एक साथ जोड़ा है। ठीक है, सभी इतिहासकारों ने इतने सारे अलग अलग भागों में जो चीजें मिली है उनको एक जोड़कर एक सभ्यता बनाया पूरा। ठीक है, क्योंकि यार लोथल से कोई चीज मिली है, बनावली से कोई चीज मिली है, कालीबंगा से कोई चीज मिली है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो से कोई चीज मिली है, उन सबको लिंक किया है और फिर इस सभ्यता को पूरा बनाया। आज हमने एक पार्ट में इसको पढ़ा है, ये क्या पूरा का पूरा सभ्यता एक जैसे मिल गई क्या? अलग अलग स्थान पर अलग अलग अवशेष मिले, उनको कनेक्ट किया है। इतिहासकार मतलब उनका दिमाग एक वैज्ञानिकों से भी तेज चलता है, उन्होंने हर चीज को लिंक किया है और फिर हमारे सामने प्रस्तुत किया था। हम तो इसको आसानी से पढ़ रहे हैं, लेकिन इनका जटिल है, बहुत जटिल है ना। इतिहास को वर्तमान से भी जोड़ा जाएगा, अपन बात करेंगे बाद में। लेकिन एक और कहानी भी है कि किस प्रकार पुरातत्वविदों ने सभ्यता की खोज की। ठीक है, तो ये भी बात रहती है। तो देखिएगा हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में 1921 दयाराम साहनी ने रावी नदी के तट पर की थी, राखाल दास बंदर जी द्वारा उत्खनन कार्य किया गया वगैरह, वो सारी चीजें हैं, इसमें अपन बाद में बात करेंगे। ठीक है, चलिए अब अपन थोड़ी सी बात करेंगे कनिंघम के ऊपर, है ना। भारतीय पुरातत्व विभाग, ठीक है, स्थापना मुझे नहीं पता है, आप बताओगे? ठीक है, आप मुझे बताओगे कि स्थापना कब हुई है? ठीक है, जिसके प्रथम जनरल डायरेक्टर कह सकते हैं भारतीय पुरातत्व, है ना, पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? कनिंघम। 19वीं शताब्दी के मध्य में पुरातात्विक उत्खनन आरंभ किए, तब पुरातत्वविद अपने अन्वेषणों के मार्गदर्शन के लिए लिखित स्रोत, साहित्य तथा अभिलेख का प्रयोग अधिक पसंद करते थे। पहले क्या कि साहित्य और अभिलेखों का ज्यादा प्रचलन था। ठीक है, और कनिंघम के बारे में कहा जाए, कनिंघम ने 19वीं शताब्दी के मध्य में लगभग 1850-1830 के आसपास में, है ना, इन्होंने उत्खनन का मतलब या फिर जानने का प्रयास शुरू किया गया था। प्रश्न 1 नंबर का अक्सर बनता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रथम, है ना, डायरेक्टर जनरल कौन था? चलिए अपन आगे बात करते हैं। चलिए और बात करते हैं अपन कनिंघम के बारे में थोड़ी सी। ठीक है, आरंभिक बस्तियों की पहचान के लिए उन्होंने 4वीं से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच उपमहाद्वीप में आए चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों द्वारा छोड़े गए वृत्तांतों का प्रयोग किया। यानी कि इन बस्तियों जो हड़प्पा सभ्यता में खुदाई, है ना, कि जो थोड़े थोड़े साक्ष्य अवेलेबल हो रहे थे, तो उनकी जानकारी के लिए कनिंघम ने किसका सहारा लिया? 4वीं से 7वीं शताब्दी में तो बौद्ध तीर्थयात्री आए थे, उनके द्वारा, उनसे मतलब जो चीन से आए थे, उनके ग्रंथों का उन्होंने सहारा लिया। कनिंघम ने अपने सर्वेक्षण के दौरान मिले अभिलेखों का संग्रहण, प्रलेखन, अनुवाद भी किया। इन्होंने जो सर्वेक्षण किया, इनको जो अभिलेख मिला है, इनको जो भी संग्रहण किया इन्होंने हर चीज का, उसका पूरा अध्ययन किया इन्होंने। एक अंग्रेज ने कनिंघम को एक हड़प्पाई मोहर दी, यानी कि एक अंग्रेज अधिकारी, क्योंकि पहले भारत पाकिस्तान एक ही था और अंग्रेजों का अधिकार था, तो एक अंग्रेज अधिकारी को एक मोहर मिली जो ले जाकर के इन्होंने कनिंघम को दी। ठीक है, कनिंघम, उन्होंने मोहर पर ध्यान तो दिया, किन्होंने दिया? कनिंघम में, पर उन्होंने उस एक ऐसे कालखंड में दिनांकित करने का असफल प्रयास किया जिससे वे परिचित थे। यानी कि उन्होंने उसके ऊपर ज्यादा, मतलब उनको परिचित तो थे वो कि ये मोहर कैसे, लेकिन उन्होंने उस पर उतना ध्यान नहीं दिया। ठीक है, ऐसा इसलिए था क्योंकि, अब उन्होंने ध्यान क्यों नहीं दिया? क्योंकि लोग आमतौर पर जानते थे ना कि भारत में जो सभ्यता है वो सबसे पहले गंगा से हुई। जब भारत का पुरातत्वविद या हड़प्पा की खोज नहीं हुई थी, उससे पहले लोगों का मानना यह था कि जो भारत में जो लोगों की सभ्यता का आरंभ हुआ है वो गंगा नदी से हुआ है। लेकिन हड़प्पा संस्कृति जैसे ही पता चली तो गंगा नदी वाला जो तथ्य है वो खारिज हो गया और फिर हड़प्पा सभ्यता से लोगों का शुभारंभ माना गया। ठीक है, ऐसा इसलिए था क्योंकि कई और लोगों की तरह उनका भी मानना था कि इनका, कनिंघम का, कि भारतीय इतिहास का आरंभ गंगा नदी घाटी से हुआ है, कि भारतीय जो सभ्यता है वो कहां से शुरू हुई है? गंगा नदी से हुई है। लेकिन बाद में हड़प्पा की खोज होते ही ये तथ्य खारिज हो गया।
ठीक है, तो बस इसमें ये देखना है, ये पर दूसरे अध्याय में देखेंगे। ठीक है, उनकी सुरक्षित अवधारणा के चलते कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह हड़प्पा के महत्व को समझने में चूक गए, है ना। इसी आधार पर कि हड़प्पा थी लेकिन कनिंघम चूक गए। क्या चूक गए? कि लोग कहते हैं कि गंगा घाटी से भारतीय सभ्यता का विकास हुआ है, तो मान रहे तो ये नई मुहर मिली है, इसके ऊपर अपने इतना घोर क्यों करें? ठीक है, तो ये बात थी। तो कनिंघम का ये भी भ्रम था ये, ठीक है, भ्रम था। तो धीरे धीरे क्या हो गया? भ्रम समाप्त हो गया और एक नवीन प्राचीन सभ्यता की क्या हो गई? खोज हो गई। धीरे धीरे फिर उन्होंने रिसर्च शुरू कर दिया, है ना। बात करते हैं अपन, देखिएगा फिर 20वीं शताब्दी आएगी, क्योंकि कनिंघम ने तो इतना ध्यान दिया नहीं, मुहर वगैरह मिली तो उन्होंने खुदाई वगैरह किया, कुछ किया ही नहीं। तो अब देखिएगा कालांतर में 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशक में, आरंभिक दशक का मतलब है 1910-1920 में, दयाराम साहनी जैसे पुरातत्वविदों ने हड़प्पा मुहर की खोज निकाली। अब जो मुहर मिली थी जिसको कनिंघम ने अनदेखा कर लिया, उस पर अध्ययन करने का काम किसने किया? 1910-1920 के आसपास दयाराम साहनी ने। ठीक है, निश्चित रूप से आरंभिक ऐतिहासिक स्तरों से कहीं अधिक प्राचीन स्तर संबंधित थे। अब इनके महत्व को समझा जाने लगा। अब धीरे धीरे क्या इसके महत्व को समझा जाने लगा। एक अन्य पुरातत्वविद रखालदास बनर्जी ने हड़प्पा से मिली मुहरों के समान मोहनजोदड़ो से खोज निकाली। हड़प्पा से भी मिली, मोहनजोदड़ो से और खोज निकाली। अनुमान लगाया कि दोनों पुरा स्थल एक ही पुरातत्व संस्कृति के भाग थे। हड़प्पा से तो पहले मुहर मिली थी, उसके बाद अध्ययन किसने किया? दयाराम साहनी ने। उसके बाद मोहनजोदड़ो से एक और मुहर मिली, उस पर अध्ययन किसने किया? रखालदास बनर्जी ने। तो हड़प्पा की खोज से संबंधित दयाराम साहनी और मोहनजोदड़ो की खोज से संबंधित किसको जाता है? ठीक है, रखालदास बनर्जी को। चलिए आगे चलते हैं अपन। इन्हीं खोजों के आधार पर 1924 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल, 1924 में कौन थे डायरेक्टर? जॉन मार्शल। ठीक है, मार्शल। ठीक है, ने इस जो सिंधु घाटी सभ्यता जो खोज हुई ना 1921 में, उसको पूरे विश्व पटल पर लाने का काम किसने किया? जॉन मार्शल ने। इसीलिए मार्शल के बारे में, है ना, जैसा कि है ना एस.एन. राव द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में लिखते हैं, भारत ने मार्शल को जहां पाया था उसे उसने 3000 वर्ष पीछे छोड़ा। यानी कि जैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई तो भारत पहले तो गंगा घाटी को मानता था कि भारत सबसे पहले यहां से शुरू हुआ है, लेकिन 3000 साल पहले यानी कि 2800 ईसा पूर्व 2600 ईसा पूर्व तक धकेल दिया। किसने धकेल दिया? मतलब जॉन मार्शल ने पूरे विश्व पटल पर लाने का काम किया है। तो विश्व पटल पर सिंधु घाटी सभ्यता को लाने का श्रेय किसे जाता है? जॉन मार्शल को। इस प्रकार विश्व को न केवल एक नई सभ्यता की जानकारी मिली, पर यह भी कि वहां मेसोपोटामिया के समकालिक थी। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी तो मिली है, लेकिन साथ ही साथ मेसोपोटामिया के समकालिक की भी जानकारी प्रदान हो गई। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन विश्व में देखने को मिला है। ठीक है, तो एक नई खोज, नई सभ्यता की खोज किस प्रकार से? प्रश्न आता है कि नई सभ्यता की खोज के बारे में लिखिए, तो आप जॉन मार्शल के बारे में लिखोगे, आप दयाराम साहनी के बारे में लिखोगे, आप रखालदास बनर्जी के बारे में लिखोगे। 1924 में इन्होंने विश्व पटल पर हड़प्पा या सिंधु सभ्यता को लाने का श्रेय भी जाता है, तो इसके बारे में भी आप लिखोगे। आप मेसोपोटामिया सभ्यता से इसका लिंक भी इसमें लिखोगे। ये सारी चीजें आ जाएगी एक नई सभ्यता में। ठीक है, चलिए कुछ लाइन और है इसमें, देखिएगा। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल के रूप में जॉन मार्शल का कार्यकाल वास्तव में भारतीय पुरातत्व का एक परिवर्तन काल था। इंपॉर्टेंट काल है कि प्रश्न आएगा, भारतीय पुरातत्व में एक परिवर्तन का काल कौन से डायरेक्टर के समय है? तो जॉन मार्शल के समय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि कनिंघम की तरह उन्हें भी आकर्षक खोजों में दिलचस्पी थी, पर उनमें दैनिक जीवन की पद्धतियों को जानने की उत्सुकता भी थी। वैसे कनिंघम भी एक व्यवस्थित और अच्छे खोजकर्ता या फिर डायरेक्टर थे, लेकिन उनसे भी कहीं गुना अधिक कह सकते हैं अपन जॉन मार्शल को। ठीक है, तो ये हो गई एक नई खोज वाली तकनीक। अब देखिएगा, अब बात करेंगे अपन नई तकनीकें। अब कुछ लोगों के मन में प्रश्न भी आए, कुछ नवीन तकनीकों के बारे में भी आपको देखना होगा। ठीक है, चलिए देखिए, धीरे धीरे क्या हुआ, नई तकनीक आने लगी और कुछ प्रश्न भी होने लगे। तो 1944 में
पुरातत्व सर्वेक्षण के नए डायरेक्टर कौन बने? IEM व्हीलर। ठीक है, इन्होंने इन समस्याओं का समाधान किया। ठीक है, और बात करते व्हीलर ने पहचान एक क्षैतिज इकाई, क्षैतिज भाग में पहले खुदाई होती थी, वो धीरे धीरे इन्होंने क्या कर दिया, टीले के स्तर का विन्यास के अनुसार अनुसरण किया। विन्यास यानी कि स्टेप बाय स्टेप खुदाई करना शुरू कर दिया, है ना। प्रथम स्टेज पर जो भी सामान मिलते हैं वो सबसे नवीनतम होते हैं, मध्य में मिलते हैं, फिर धीरे धीरे पहले क्षैतिज होता था, तो फिर इन्होंने क्या कर दिया, है ना, क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई के बजाय स्तर से खुदाई करनी शुरू कर दी। पहले क्षैतिज प्रकार से होती थी, धीरे धीरे इस प्रकार से इन्होंने स्तर बाय स्टेप चालू कर दी थी। ठीक है, ये तो कुछ था। और बात देखिए, उपमहाद्वीप के विभाजन हो गया, उपमहाद्वीप का विभाजन, भारत का विभाजन हो गया, पाकिस्तान बन गया, तो कुछ समय जो सभ्यता थी ना उसके प्रमुख स्थल कहां चले गए? पाकिस्तान में चले गए। इसका भी एक प्रश्न बना कि अब उन स्थलों के बारे में क्या किया जाए। भारत में तो अब स्थल बचे ही नहीं, क्योंकि ज्यादातर स्थल जो खोजे गए थे वो पाकिस्तान के थे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंद्रदुर्गो, ठीक है, इस प्रकार के चोरतुगे वगैरह, तो वहां चले गए, तो भारत में कुछ बचा ही नहीं। तो फिर इसी कारण भारतीय पुरातत्वविदों ने भी, है ना, खुदाई करने का काम शुरू किया और नई नई बस्तियों को खोज करना शुरू किया। पंजाब, हरियाणा आदि इलाकों में कई, है ना, नाम जुड़ गए और मतलब अन्वेषण खोज शुरू कर दी। 1980 के दशक में हड़प्पा पुरा स्थलों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रुचि लगाकर रुचि बढ़ गई। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों स्थान उपमहाद्वीप तथा विदेशी विशेषज्ञ के रूप में कार्य कर रहे हैं। यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे ही थे भारत में, और नए नए क्योंकि विभाजन हो गया तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो तो मुख्य शहर तो पाकिस्तान में चले गए, तो फिर भारत में भी धीरे धीरे नई खोजें शुरू हो गई। अब इसको अतीत को जोड़ करके अपन समस्याओं की बात करते हैं। ठीक है, अतीत यानी अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्या, यानी कि आज वर्तमान को अतीत को कैसे जोड़ा गया, कैसे अपन उसको आज पढ़ रहे हैं, उसके बारे में देखें। जैसा कि हमने देखा कि हड़प्पई लिपि, इस प्राचीन सभ्यता को जानने में कोई मदद नहीं मिलती है। अब वर्तमान को प्राचीन से लिंक कैसे करेंगे? कुछ किताब मिलेगी, जैसे आज अपन कोई जैसे ग्रंथ मिल गया, गीता मिल गया, कोई जैसे कुरान मिल गया, कोई भी, तो प्राचीन समय को अपन वर्तमान से लिंक कर सकते हैं। तो अब उसके पास हड़प्पा का तो कोई लिखित जानकारी तो हम मिली है, लेकिन पढ़ ही नहीं पाए, उससे लिंक कैसे हुए अपन, उससे जुड़े कैसे? तो किससे जुड़े अपन? उनसे जुड़ने के लिए हमने भौतिक साक्ष्य तो मिले ना। भौतिक साक्ष्य का मतलब हो गया मृदभांड, ठीक है, मन के, ठीक है, मूर्तियां वगैरह, ये सब किसमें आ जाएगी? आपके भौतिक साक्ष्य में। ठीक है, तो अपन लिपि या भाषा के माध्यम से हड़प्पा से नहीं जुड़े, अपन भौतिक साक्ष्यों के कारण हड़प्पा से जुड़े हुए हैं। ठीक है, जैसे मृदभांड, औजार, आभूषण, घरेलू सामान, इनसे अपन हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए हैं। ठीक है, परिणाम स्वरूप जो बहुमूल्य वस्तुएं अक्षत अवस्था में मिलती हैं, कम अवस्था है ना, जो अक्षत का मतलब बिल्कुल कम, तो वे अतीत में खो गई थी या संचयन के पश्चात कभी दोबारा प्राप्त नहीं हुई। तो कुछ देखिए बहुमूल्य वस्तु भी है, खुदाई के समय मिली या नहीं मिली उसका अभी तक रहस्य है। ठीक है, अब देखिए खोजों का वर्गीकरण, खोजों के वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं। 1 मिनट, है ना। खोजों के वर्गीकरण की बात करते हैं अपन। चलिए, खोजों के वर्गीकरण, जो खोज हुई है ना उनका वर्गीकरण कैसे किया इतिहासकारों ने, उसके बारे में बात करते हैं अपन। वर्गीकरण का एक सामान्य सिद्धांत है, सामान्य प्रयुक्त पदार्थ जैसे पत्थर, मिट्टी, धातु, अस्थि, हाथी दांत आदि संबंध में होते हैं। दूसरा और अधिक जटिल उपयोगी आधार पर होता है। ठीक है, पुरातत्वविदों को यहां तय करना पड़ता है कि उदाहरणतः कोई पूरा वस्तु एक औजार है या एक आभूषण है। अब देखिए, इन जो ये पुरातत्वविद हैं इन्होंने कैसे डिसाइड किया? पत्थर मिट्टी से कोई चीजें ऐसी मिली है, तो उसको डिसाइड कैसे किया कि ये औजार है या आभूषण है या फिर कोई, या फिर दोनों है या कोई अलग चीज है? तो इन्होंने वर्तमान से लिंक किया उसको। वर्तमान में जैसे ये अपन पेन का यूज कर रहे हैं, तो उस समय में ऐसी कोई आकृति मिली होगी पत्थर की, अब किसी की बनी हुई, तो मतलब अपन समझ सकते हैं कि उसको कई शाही में डुबो करके लिखने का प्रयास में पेन होगा। ठीक है, ऐसा कोई नुकीला चीज मिला होगा जो वर्तमान में चाकू की जैसा है, तो अपन समझ सकते हैं कि वो चाकू होगा। तो ये लिंक किया उन्होंने। किसी पूरा वस्तु की उपयोगिता की समझ अक्सर आधुनिक समय में प्रयुक्त वस्तुओं की समानता के आधारित पर होती है। मैंने पहले कहा कि वर्तमान में जो चीजें प्रयुक्त है, जैसे आपके सामने बोतल है,
ठीक है, ये वर्तमान में प्रयुक्त हो रही है। अब ऐसे की ऐसी आकृति अगर आपको हड़प्पा सभ्यता से मिली है, मतलब ऐसी प्लास्टिक की तो नहीं मिली होगी क्योंकि प्लास्टिक तो था ही नहीं उस समय में, ठीक है, ऐसी मिट्टी की मिली होगी, तो अपन अनुमान लगा सकते हैं कि लोग उसमें पानी भरने के लिए उसका प्रयोग करते होंगे वगैरह। इस प्रकार से उनको लिंक करने की कोशिश की है, ठीक है। जैसे देखिएगा चक्कियां वगैरह लिखी हुई ना, कोई मन के मिले, चक्कियां मिली है, पत्थर मिला है, पत्थर का फलक मिला है, कोई पात्र मिला है जो वर्तमान समय में भी अवेलेबल है वैसा अपने घर पे, तो अपन उसको लिंक करके देख सकते हैं, ठीक है। पुरातत्वविद किसी पुरावस्तु की उपयोगिता को समझने का प्रयास उस संदर्भ के परीक्षण के माध्यम से भी कर सकते हैं जिसमें वह मिली थी। क्या वे घर में मिली है? देखिए कोई चीज घर में मिली है तो ऐसे थोड़ी बताएगा कि जैसे ये कोई ऐसी चीज है, हड्डी वगैरह घर में मिल गई तो घर में मिली है, कोई चाकू मिल गया जैसे तो वो घर में मिला है, तो फिक्स है कि आकृति उसकी अलग होगी, नुकीला होगा तो मतलब उसको अपन चाकू के रूप में दर्शा सकते हैं। घर में मिली है तो अपन बताएंगे कि ये चीजें घर में उपयोग में की जाती थी, बाहर मिली है तो बाहरी वस्तु होगी। इस प्रकार से भी उन्होंने छांटने का प्रयास किया है। कुछ नालों में भी मिली है, कुछ कब्रों में मिली है, या कुछ भट्टियों में मिली है। भट्टियों में जैसे बहुत सारी ईंटें मिल गई एक साथ में, तो अपन कह सकते हैं कि वो ईंटें पकाने का भट्टा होगा। इस प्रकार से लिंक किया है, ठीक है। हमने देखा कि पहली प्राप्त हड़प्पी मोहर को तब तक नहीं समझा जा सका जब तक पुरातत्वविदों को उसे समझने के लिए सही संदर्भ नहीं मिला। यानी कि जब पहली मोहर मिली ना उसको अपन नहीं समझ पाए, लेकिन कब समझा गया उसको? जब पुरातत्वविदों को और अन्य स्रोत मिला है, ठीक है। चलिए व्याख्या की समस्याएं, अब इनकी व्याख्याएं कैसे की गई, सब वो समस्याओं को भी देखा गया। पुरातात्विक व्याख्या की समस्याएं संभवतः अधिक धार्मिक प्रथा निर्माण के प्रयासों के सामने आती है, ठीक है। आरंभिक पुराविदों ने तो लगता है कि कुछ वस्तुएं जो असामान्य तथा अपरिचित लगती थी संभवतः धार्मिक महत्व को होती है, ठीक है। इसमें आभूषण, लदी हुई नारी की मृण मूर्ति मिली है, तो कुछ है ना शीर्ष पर विस्तृत प्रशासन थे तो लोग उसे माता देवी की संज्ञा देते हैं, है ना। एक ऐसी मूर्ति मिली है जिसके मतलब नारी है आभूषण से लदी हुई, ठीक है, तो उसे माता देवी की संज्ञा दी गई। और देखिएगा अंतिम पड़ाव पर चल रहे हैं, टॉपिक को समाप्त करने वाले हैं। और देखिएगा पुरुष के एक दुर्लभ पत्थर से बनी हुई मूर्ति मिली है जिसे लोग आज क्या मानते हैं? पुरोहित राजा मानते हैं, ठीक है। और देखिएगा मुहरों जिनमें कुछ पर संभवतः अनुष्ठान के दृश्य दर्शाए गए हैं, ठीक है, तो वो धार्मिक आस्थाओं और प्रथाओं को पुनर्निर्मित करने का प्रयास भी किया गया होगा, ठीक है। कुछ अन्य बात करें अपन, जैसे एक सिंग वाला जानवर मिला, एक सिंग जानवर जिसे आमतौर पर एक श्रृंगी कहा जाता है, कल्पित तथा संस्कृत की बात करते हैं अपन, मोहरों पर मिला है, ठीक है। कुछ मोहरों पर एक आकृति जिसे पालती मारकर बैठे अपन, योगी की मुद्रा में बैठा कोई व्यक्ति मिलता है, ठीक है, जिसे लोगों ने क्या बताया है? आद्य शिव बता दिया है। हिंदू धर्म में प्रयुक्त देवताओं में से किसी एक आरंभिक रूप में संज्ञा दी गई है, मतलब आलती पालती मार करके आदमी बैठा है उसे लोगों ने शिव बता दिया। कोई लदी हुई नारी मिली है उसे मातृ देवी बता दिया, ठीक है। एक सिंह वाला गेंडा मुहर पर दिखा है तो उसे सिंह वाला गेंडा, या एक मूर्ति मिली है, ठीक है, पत्थर की दुर्लभ मूर्ति, उसे पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है। तो इस प्रकार से धार्मिक लोगों ने इसको जोड़ने का प्रयास किया है, ठीक है। तो ये अपना पहला चैप्टर था पूरा, जिसको हमने 3 वीडियो के माध्यम से पूरा देखा है। मुझे आशा है कि आपको ये पाठ पूरा समझ में आ गया होगा, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप अपने अधिक से अधिक दोस्तों को इस कक्षा को शेयर कीजिएगा ताकि उनके भी फायदा हो सके, आप भी रुचिकर तरीके से पढ़े। अब अगली कक्षा क्या होगी? प्रश्न की होगी। किसकी होगी? पहले पार्ट के प्रश्न होंगे जिसमें 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। कितने होंगे? 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर अपन बात करेंगे अगली कक्षा, और 4 वीडियो में पहला चैप्टर फिनिश हो जाएगा, 4 वीडियो में, ठीक है। तो इसी तरह पढ़ाई कीजिएगा। देखिए पढ़ाई करने का तरीका अच्छा होना चाहिए। आप पढ़ते तो हो, टाइम मैनेजमेंट रखो। जैसे आप 12th क्लास की तैयारी कर रहे हो, सुबह 7 बजे से 1 बजे तक आपका स्कूल का समय रहता है। स्कूल से आने के बाद में लगभग आप घंटे पर रेस्ट कीजिएगा, ठीक है। रेस्ट करने के बाद में जो थकान हो जाए, उतर जाए पूरी, उसके बाद आप आराम से एडवांस पढ़ाई करनी है आपको। स्कूल में तो पढ़ाई चलेगी, लेकिन आपको एडवांस पढ़ाई करनी है। स्कूल बहुत अच्छा माध्यम है, लेकिन आपको भी साथ ही चलना पड़ेगा, तब जाकर के आप अच्छे प्रतिशत बनाओगे, ठीक है। और फिर शाम को आप एक क्लास देख सकते हो और रात को एक सब्जेक्ट और पढ़ सकते हो, क्योंकि सुबह जल्दी उठ करके स्कूल जाना वगैरह संभव तो आप पढ़ाई कर पाते हो नहीं कर पाते हो, वो चीज अलग है, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट रखो, अच्छे पढ़ाई करो, चीजें समझ में नहीं आती है
ऑनलाइन कंटेंट बहुत सारा है, हो सके तो जितनी मोबाइल से दूरी रखें, लेकिन अब आधुनिक युग चल रहा है तो अपने इसके साथ में चलना ही पड़ेगा। ठीक है, ज्यादा समय जाया नहीं करते हुए आप सभी से विदा लेते हैं। पहला अध्याय पूरा हो गया है, कल इसके प्रश्नोत्तर का बैच का वीडियो आ जाएगा, पहला अध्याय पूरा समाप्त हो जाएगा, फिर अपन दूसरे अध्याय की तरफ बढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप क्लास से जुड़े, इसी तरह आप जुड़े रहिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा और मस्त रहिएगा। धन्यवाद।